नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं देश प्रदेश। छत्तीसगढ़ की कौन सी खबरें बन रही हैं सुर्खियां, बताऊंगा मैं आपको। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक, जो आपको बताऊंगा आज देश में क्या हैं सुर्खियां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी हैं सुर्खियां, ये आपको मैं बताऊंगा। यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत देश की हर बड़ी खबरों से अपडेट कराएंगे मिलकर हम 3 एंकर। अगले आधे घंटे हमारे साथ रहिए। देश प्रदेश में 30 खबरों का पूरा अपडेट प्राप्त कीजिए। शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो हरियाणा से आ रही है। नो डाउट ये सबसे बड़ी खबर है आज की। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। बिल्कुल, तो हरियाणा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस की 7 गारंटियां इसमें प्रदान की गई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में 25 लाख तक का इलाज मुफ्त है। बुजुर्गों, दिव्यांगों को 6,000 रुपए की पेंशन का बड़ा वायदा भी है। वहीं कांग्रेस हरियाणा में गरीबों को 2 कमरे का मकान देगी, यह भी घोषणा कर दी है। घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए भी वायदा है, जो अब हर स्टेट में एक तरह से कंपलसरी दिखने लगा है। हर महीने महिलाओं को 2,000 और गरीबों को 100 गज जमीन देने की बात इसमें कही गई। तो बड़े वायदे हैं, लोक लुभावन वायदे हैं, बड़े खर्च वाले वायदे इनको कहें तो भी गलत नहीं है। हरियाणा के लिए कांग्रेस की 7 बड़ी गारंटियां हैं और इन 7 बड़ी गारंटी में बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ हर वर्ग को साधने का प्रयास साफ दिख रहा है। 25 लाख तक का मुफ्त इलाज राजस्थान से शुरू हुआ था, अब हरियाणा में क्या ये दांव चलेगा देखेंगे। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का वायदा है, जो यहां की एक बड़ी जन समस्या है। महिलाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा है। चलिए छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, क्योंकि रायपुर में गणेश झांकी में डीजे बैन पर अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। यहां पर डीजे बैन को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आ चुका है। कहा है कि कोर्ट के निर्देश का पालन तो करना ही है, भगवान का विषय है तो डीजे तो बजेगा। गृह मंत्री के बयान पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने तंज कसा है। शिव डहरिया ने कहा है कि भगवान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने को तैयार है। डीजे पर कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। नहीं, डीजे बजना है, उसमें कोई बात नहीं। थोड़ा जो कोर्ट ने कहा है उस रूल का फॉलो करना है, लेकिन डीजे कैसे नहीं बजेगा भाई? भगवान का त्योहार है तो डीजे तो बजेगा। ये भगवान के नाम पे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने को तैयार है और इसलिए वो नियम कानूनों को भी ताक पर रखती है और इनके नेता और मंत्री हमेशा संवैधानिक कामों में लगे रहते हैं। इसका एक जीता जाता उदाहरण डिप्टी सीएम जी का बयान है। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। गणेश विसर्जन के दौरान हो रही पत्थरबाजी और दंगों पर बीजेपी के विधायक ने एक बड़ा बयान दे दिया। बीजेपी के विधायक ने विसर्जन के दौरान होने वाली पत्थरबाजी और दंगों को कांग्रेस की साजिश बताया है। यह बड़ा आरोप जबलपुर कैंट के बीजेपी के विधायक अशोक रोहाणी ने लगाया है। अशोक रोहाणी देश में गणेश विसर्जन के दौरान हो रही घटनाओं और मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में एक के बाद एक करके फिलिस्तीनी झंडा फहराने की घटनाओं का दोष सीधे सीधे कांग्रेस पर मढ़ दिया है। उन्होंने कहा यह कांग्रेस की वजह से हो रहा है। बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि कांग्रेस और विपक्ष न केवल केंद्र सरकार को, बल्कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार मजबूत है वहां भी अस्थिर करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को डिस्टर्ब किया जा सके। अशोक रोहाणी ने यह भी कहा कि देश का माहौल खराब करने में कांग्रेस जो है वो विदेशी ताकतों की भी मदद ले रही है। बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी के बयान पर जाहिर सी बात है कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि अशोक रोहाणी को बीजेपी की सरकार में मंत्री पद की लालसा थी, यानी वो मंत्री बनना चाहते थे लेकिन मंत्री बनाया नहीं गया, इसलिए अपनी उपस्थिति दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा इसके आगे कि भाजपा जो है वो सरकारें खरीदती है और गिराती है, ना कि कांग्रेस। जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को तकलीफ पहुंचाने का काम, ये दंगे फैलाकर, पत्थरबाजी करके सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने का काम ये ताकतें जो कर रही हैं, ये विपक्षी मिलकर कर रहे हैं,
उन स्थानों पर जानबूझ के अस्थिरता पैदा की जा रही है। देखिए, रोहाणी जी को मंत्री बनना था, मंत्री नहीं बन पाए। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इसी तरीके के अनगढ़ आरोप लगाते रहेंगे। पूरे देश भर में सभी जानते हैं भाजपा किस तरीके से, जहां भाजपा की सरकारें नहीं है वहां किस तरीके से सरकारें खरीदती है। जहां आपकी खुद की सरकार है, मणिपुर जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री जा नहीं पा रहे हैं, और आप दूसरी तरफ विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। अपने किए वादों में जब आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको पर्दा ढाकने के लिए आप इस तरीके से विपक्ष को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इधर दिल्ली में मोदी कैबिनेट ने कुछ ही देर पहले एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये चुनाव सुधार की तरफ देश में ऐतिहासिक कदम है। काफी दिनों से बात थी, इस पर एक समिति बनी, अब मोदी कैबिनेट ने उस पर मोहर लगा दी। वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश में एक बार चुनाव, इसे मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को पास कर दिया। इसे लेकर शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार बिल ला रही है। चलिए फिर से आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, क्योंकि रायपुर में आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक हो रही है और इस बैठक में गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत 5 कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए हैं। इस बैठक को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूर्व मंत्री जो थे कांग्रेस के, शिव डहरिया, उन्होंने कहा है कि आरएसएस बैठक में डिवाइड एंड रूल सीख रहे हैं। ये जो मंत्री हैं, धर्म जाति पर लड़ाई करने की ट्रेनिंग उन्हें मिल रही है। आरएसएस ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संचालन करती है। कई आरोप शिव डहरिया ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की इस बैठक पर लगाए हैं। विशेष रूप से तो संगठनात्मक बैठकें हैं। तो संगठनात्मक बैठक में मतलब सामाजिक बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा है, संगठनात्मक चर्चा है। कार्य विभाजन बहुत से हुए हैं। कार्य विभाजन अर्थात सामाजिक कार्यों के विभाजन है, किसको क्या काम देखना है, उस आधार पर पुराने कार्यों की समीक्षा भी है। आगे काम करने के लिए जो तैयारियां हैं वो भी पूरी करनी है। आरएसएस जो है एक कट्टरवादी संगठन है जो जाति धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करती है। आज वो इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं किस तरह से प्रदेश में लोगों को लड़ाने का काम किया जाए और अपनी राजनीतिक रोटी बिठाया जाए। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। इधर अतिथि शिक्षकों को लेकर मंत्री राव उदय प्रताप का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि उनका नाम अतिथि है, यदि वो मेहमान बनकर आएंगे तो क्या हमारे घर पर कब्जा करेंगे। अतिथि शिक्षकों से उनकी मांगों पर चर्चा हुई है, उनके हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन उपयोगिता भी देखी जाएगी। जहां शिक्षक कम है वहां उनकी सेवा ली जाती है, जिस पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, अतिथि शिक्षकों को व्यवस्था बनाने के लिए रखा जाता है। इस अपमान के लिए शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। शिक्षकों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। पिछले दिनों अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन किया था। किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण किया? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए, कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान हैं और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। ये स्कूली शिक्षा मंत्री ने माफ़ी मांगनी चाहिए। और कब्जा क्या होता है? आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। अगर सेवाएं लेना आप चाहते हो और फिर बाद में अपमानित करना चाहते हो, वो भी मंत्री, मतलब सरकार का एक नुमाइंदा, यानी सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है एक मंत्री का वक्तव्य। ये क्या प्रदेश बना रहे हैं आप लोग? मैं मानता हूँ शिक्षा मंत्री को शिक्षकों से माफी मांगनी चाहिए। आज का दिन बड़ा खास है। के बाद एक बड़ी खबरें राष्ट्रीय स्तर पर है। जम्मू कश्मीर में आज फर्स्ट फेज का इलेक्शन 10 साल के बाद हो रहा है। विधानसभा चुनाव है, उसकी पहले चरण के तहत 7 जिलों की 24 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। चुनाव चल रहे हैं।
चुनाव आयोग के मुताबिक 23.27 लाख वोटर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। पहले चरण में 219 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में दर्ज हो रही है। पहले चरण में भाजपा 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं फर्स्ट फेज में महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी चुनाव मैदान में है। ये एक तरह से चुनावी डेब्यू उनका है। अब इसमें जनता कितना साथ देगी, किस हद तक और कितने प्रतिशत तक वोटिंग होगी, इस पर देश की भी नजर है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद यह पहला चुनाव है। रायपुर में एसआई अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। सड़क पर झाड़ू लगाकर आज उन्होंने प्रदर्शन किया है। परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की है। यह भी आपको याद दिला दें कि परीक्षा के 6 साल बाद भी भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। इससे पहले गृह मंत्री ने एसआई अभ्यर्थियों से मिलकर 15 दिन के भीतर रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद भी रिजल्ट अब तक निकला नहीं है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के प्रतिनिधियों की नियुक्ति का विरोध बीजेपी में एक दिन भी नहीं टिक सका। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की हिदायत के बाद इसका विरोध करने वाले नेताओं के सुर बदल गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी वीडी शर्मा ने विधायक ललिता यादव और पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह को तलब किया था। वीडी शर्मा के साथ दोनों नेताओं से संगठन के महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने चर्चा की, जिसके बाद दोनों नेताओं ने इस मामले पर चुप्पी साध ली। प्रतिनिधियों की नियुक्ति के सवाल को टालते नजर आए, जबकि एक दिन पहले ही ये नेता बीजेपी के बाहर के लोगों को सांसद प्रतिनिधि बनाने पर आपत्ति जता रहे थे। उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी और पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी भी ऐसे नेताओं में शामिल थे। संगठन है हमारा और ये सब संगठन के बीच में बात होगी। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हूँ और भाजपा की विधायक भी हूँ। तो एक संगठन फोरम पे बात करें। अब वो जो सब ठीक है, संगठन बात करेगा, ठीक है। आपने बता दिया सांसद प्रतिनिधि बनाने को लेकर जो आपत्ति जताई थी, बयानबाजी जो अभी हो रही थी, क्या वो विराम लग गया उस पर बयानबाजी? नहीं, वो तो हम लोग सदस्यता अभियान के लिए आए हैं, उसी के बारे में बात हुई है। अच्छा, तो गोलमोल बातों से बात को घुमा दिया, लेकिन 24 घंटे पहले तक जहां सार्वजनिक बयान थे, वहीं अब नेताओं के मुंह पर ताले लग गए एक मुलाकात के बाद। इधर दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी नंबर 1 टेररिस्ट हैं, इन्हें पकड़ने वाले को। इधर कवर्धा के लोहारीडीह में हुए हत्याकांड के एक आरोपी की मौत हो गई है। आरोपी प्रशांत साहू की जेल में संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। शव पर मारपीट के निशान भी पाए गए हैं। कवर्धा में जमीन विवाद में एक शव मिलने के बाद कुछ ग्रामीणों ने उपसरपंच के घर को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें उपसरपंच की जान चली गई थी। वहीं उपसरपंच का पूरा परिवार इसमें झुलस गया था। लोहारीडीह में अग्निकांड जिस तरीके से सामने आया था, बवाल मचा था, वह मामला पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ। आज फिर एक बड़ा अपडेट ये है कि जिस शख्स को यहाँ के लोहारीडीह के प्रशांत साहू को अग्निकांड मामले में आरोपी बनाया गया है, उसको जिला जेल में दाखिला किया गया था। उसका संदिग्ध तरीके से जेल में ही मौत हो गया है। इस वक्त उनके परिवार के लोग मेरे साथ हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि कौन है आप? प्रशांत साहू की कौन है? जेठ सर। जेठ है? यस सर। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन के घटना के बारे में हम लोग पता नहीं है सर। वो घर में दगोग रहा है, वो बाहर गई, सोलह घर में बुला रही सर, इसी से बात करके तो पुलिस वाले अब जिन पहचा रहा है तेन घुमाइस गला के सर, चलना हमारे सन करके नहीं जाता है घर ले, तब ले घुमाइस आवे। अब ओकर बार दो कोई राग नहीं गए सर, पुलिस वाले कल आवा था, हम लोग घर में आगे रहा है, वो लोग घर लेकर सीटर लेगी सावे सर, सब जानला। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन तो घर पे थी सर, हम नहीं जानते सर, वो पुलिस वाले ले जाए थे सर उसको। सर हमारे साथ घर से घासी चले जा लिए सर, मैं भी था सर, मेरे को भी धक्का दे दिए सर, इसके पापा को भी ले जा लिए सर। या सर यहाँ बहुत पीटे हैं सर, इसके पापा को, मेरे जेठ को भी सर, सब लोग को पीट दिए। जेठ मतलब कौन? प्रशांत साहू को सर। उसको पीटे थे? हाँ यस सर, यहाँ से भी पीटे थे सर। कौन लोग पीटे थे? पुलिस वाले सर।
पुलिस वाले। हाँ। तो अभी घर परिवार में कौन कौन रह रहा है? दोनों देरानी जेठानी सर, बस और कोई नहीं सर। में बुरी तरीके से दोनों महिलाएं हैं और उनके दोनों की गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे में महिलाओं ने साफ तौर पर यही आरोप लगाया कि जिस दिन घटना हुआ रविवार को, उस दिन प्रशांत साहू को पुलिस वालों ने यहाँ से घसीटते हुए ले गया और उसके साथ मारपीट किया। यही कारण है कि उसकी जेल में जो है मौत हो गई है। फिलहाल इनकी जो आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है वो जांच का विषय है। पुलिस ने जिला जेल से प्रशांत साहू के शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचूली में दाखिला कर दिया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्राउंड जीरो से कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। और इसी बीच दंतेवाड़ा से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। दंतेवाड़ा में एक और बच्चा लापता हो गया है। दिन दहाड़े 18 दिन का एक मासूम लापता हुआ है। सुबह करीब 11 बजे के आसपास घर से ये गायब हो गया। पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी कर दी है। बच्चे की तलाश की जा रही है। बचेली रेलवे कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। 1 सितंबर को लापता हुए बच्चे का भी अब तक सुराग नहीं मिल पाया है और एक बार फिर से एक और बच्चा दंतेवाड़ा में लापता हो चुका है। केवल 18 दिन का यह मासूम है। सुबह 11 बजे से बच्चा लापता हुआ और अब पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर दी है। तलाश की जा रही है। तो देश प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। फिलहाल हम तीनों को इजाजत दें। नमस्कार।